ये सारा इस बुक के अंतर्गत आपको पढ़ना है, और इसका क्या इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा, हमें इसका क्या बेनिफिट मिला है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए हम जानेंगे। देखो ये कहता है ऑन द मॉर्निंग, ये प्रातः काल की बात है, सुबह की ऑफ 14 जुलाई 1789, जुलाई का 14 तारीख 1789 ये था। द सिटी ऑफ पेरिस वास, यानी पेरिस का जो शहर सिटी जो था, इन स्टेट ऑफ अलार्म, ये खतरे में था, यानी खतरे की स्थिति में ये पहुंच चुका था। कौन? ये जो सिटी था पेरिस। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने क्या कहा? आदेश दिया कि वो क्या करें, सिटी में प्रवेश कर जाएं। कहाँ प्रवेश करने के लिए? अपने सेना को उन्होंने कहा कि प्रवेश करिए सिटी में। एक मिनट ठहरना। ध्यान से सुनना, ये जो सारी घटनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये क्या कहता है कि जो किंग जो था उस समय, किंग कौन था? लुई 16 नाम इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 16वां लुई। ठीक है, 16वां लुई। ये जो है क्या आदेश इसने दिया? अपने सेना को कहा कि अब प्रवेश कर जाइए। कहा? शहर में। र्यूमर से स्प्रेड, और क्या हुआ? अफवाह फैली। क्या फैली? दैट ही वुड ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर, कि वो तुरंत अपने आर्मी को, अपनी सेना को आदेश करेगा क्या करें? गोलियां चला देने की, यानी ओपन फायर कर दें, फायर को ओपन कर दें अपॉन द सिटीजन्स, यानी नागरिकों पे गोली चलाने का आदेश किंग दे देगा। ये व्यू था, किसका व्यू था? व्यू था ये नागरिकों का। ये अफवाह फैली सब लोगों के बीच में। हुआ क्या? some 7,000 men and women gathered in front of town hall। करीब 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल, वो हॉल पूरे शहर के बीचों बीच एक जगह होती है सभी लोगों के लिए, स्पेशल गैदरिंग के लिए। वहां 7,000 लोग इकट्ठा हो गए and decided to form a people's militia। उन्होंने ये निर्णय किया कि लोगों का क्या करेंगे? मिलिशिया, एक संगठन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिलिशिया वर्ड है, लिखिए आपके कॉपी पे, जल्दी से लिखो। ठीक है, मिलिशिया का मतलब लिखिएगा नागरिक सेना। नागरिक सेना बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। 7,000 लोग टाउन हॉल में जमा हुए, निर्णय किया, और निर्णय करने के बाद उन्होंने क्या किया? कि नागरिकों की सेना बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। They broke into a number of government buildings in search of arms। उन्होंने बहुत सारी संख्या में जो गवर्नमेंट यानी सरकारी जो इमारतें थी उनको तोड़ दिया हथियारों की तलाश में। यानी उनका ये दिमाग में था कि हथियार जो है वो हर जो है सरकारी इमारत में होगी। हालांकि ऐसी बात थी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन क्या हुआ हमें अभी पता चलेगा उनको कितने हथियार मिले। कहता है फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition। अंततः क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, यानी कई सौ लोगों का एक भीड़, एक समूह मार्च
यानी उसने मार्च किया, आगे बढ़े टुवर्ड्स द ईस्टर्न पाथ, यानी पूर्वी दिशा की तरफ। ठीक है, इधर बढ़े पूर्वी दिशा की तरफ। स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और उन्होंने क्या किया, जो प्रिजन था, ठीक है, किले वाला शहर, उसको तोड़ डाला। उस प्रिजन को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद, जिसका नाम था दी बेस्टाइल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बास्टिल, उसको उसने तोड़ दिया। उन लोगों ने क्या किया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्युनिशन, जहां पे उन्होंने आशा किया था कि जमा किया हुआ वहां पे युद्ध से संबंधित गोला और बारूद मिलेगा। ठीक है, ये उनके दिमाग में था। बात समझ में आ रही है? सुबह है 14 जुलाई है 1789 है, पेरिस में एक क्या हुआ, वो पेरिस पूरी तरह से खतरे में है। लोगों के बीच अफवाह है कि राजा करेगा क्या, गोली चला देने का उसने आदेश दिया है। टाउन हॉल में 7,000 लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, और उन्होंने वहां पे एक इरादा किया कि हम लोग एक पीपुल्स मिलिशिया बनाएंगे। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, पीपुल्स मिलिशिया यानी नागरिक सेना बनाएंगे। और नागरिक सेना बना करके हम क्या करेंगे, जो अपना बीच बचाव करेंगे। कुछ 100 लोग मिलकर करके, और एक फोर्ट्रेस यानी किला वाला एक जेल था, किले नुमा जेल था, किले के अंदर जेल था, नाम था बस्टाइल, उसको उन्होंने तोड़ डाला। उस पे धावा बोला और उसे तोड़ दिया। वहां पे उनको आशा थी कि वहां पे जमा किया हुआ गोला बारूद। अब क्या हुआ, in the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released. क्या हुआ, हथियारों की लड़ाई हुई, वहां पे लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई शुरू होने के बाद क्या हुआ, वहां का जो कमांडर था बस्टाइल का, वो मारा गया। और उसके बाद जो कैदी थे उस बस्टाइल में, उस जेल में, उनको आजाद कर दिया गया। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, हालांकि वहां पे सिर्फ जो है 7 युद्ध बंद यानी 7 उसमें कैदी थे, उनको आजाद कर दिया गया। ये बस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल, तथापि हालांकि ये जो बस्टाइल था इससे लोग बहुत नफरत करते थे, सभी के द्वारा इसको नफरत किया जाता था। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पेटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजा के निरंकुश शक्ति के बल पे खड़ा हुआ था, यानी निरंकुशता का ये परिचायक था। लोग समझते थे कि ये वाकई नफरत करने वाली जगह है। सारी बात समझ में ना? Yes. क्या कहते हैं, इनका हुआ क्या, द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड, ये जो किला जो था इसको ध्वस्त कर दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड, और इसके जो टुकड़े थे पत्थर वाले, इसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। इन द मार्केट्स, कहाँ पे, बाजारों में। टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सॉम्नियन ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, यानी वो उन लोगों ने इस चीज को खरीदा जो चाहते थे कि इसके डिस्ट्रक्शन यानी विध्वंस का कोई उनके पास एक प्रतीक होना चाहिए, एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको खरीद लिया, उनको बेचा गया। आगे कहते हैं दैट डेज द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस, उन दिनों क्या हुआ, फॉलोड जो उसके बाद घटित हुआ, सॉ मोर राइटिंग, वहां पे बहुत सारे जो है क्या हुए, राइट हुए। ठीक है, यानी बलवा हुआ, उपद्रव हुआ।
बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। पेरिस में हुआ और पूरे कंट्री में, पूरे यानी पूरे देश भर में, कंट्री साइड पूरे गांव में हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। अब आगे क्या होता है, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ज्यादातर लोग जो थे वो जो रोटी की कीमत जो बढ़ गई थी उसका वो विरोध कर रहे थे। देखो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारे यहाँ आटा आ जाता है और हम खुद घर में रोटी बनाते हैं, लेकिन बाहर शहरों में चले जाओगे वो लोग सिर्फ सब्जियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वे सब्जी बनाएंगे और रोटियां बाहर से खरीदी जाती। बात समझ में आ रहा है? तो रोटी का दाम वो बहुत बढ़ गया वहां, और रोटी का दाम बढ़ा और इसी का वो लोग विरोध कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? तो वो यस सर। विरोध कर रहे थे। What happened after that? Much later, बहुत बाद में, when historians looked back upon this time, जब historian ने इस समय को देखा, they saw it as the beginning of the chain of events। उन्होंने देखा ये शुरुआत थी इस चीज की, एक पूरी घटनाक्रम की शुरुआत थी, चेन ऑफ इवेंट्स था, यानी एक के बाद एक कितनी घटनाएं घटी। क्या हुआ आफ्टर दैट? वो कहते हैं कि चीन दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, जो आखिरकार, ठीक है, इसने नेतृत्व किया, ठीक है, इसने अग्रसर किया टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, यानी फ्रांस के राजा का एग्जीक्यूशन यानी फांसी दी गई इसी घटनाक्रम के फलस्वरूप। यानी ये घटना अगर नहीं घटी होती तो फ्रांस के राजा को फांसी नहीं दी गई होती। नहीं मिलती। ये समझ में आ रहा है ना? दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। यद्यपि, ठीक है, मोस्ट पीपल ज्यादातर लोग एट द टाइम इस समय डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। उन्होंने क्या किया, इस जो परिणाम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, और उसका उन्होंने क्या किया, एंटीसिपेट नहीं किया। वर्ड एंटीसिपेट का मतलब होता है, वर्ड लिख लीजिएगा, एंटीसिपेट। ठीक है, उम्मीद करना। ठीक है, अधिकांश लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा घटना घटित होगा और राजा को अंततः फांसी चढ़ा दी जाएगी। ठीक है, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, कैसे और क्यों ये घटित हुआ। ठीक है, दिस ऑल दी थिंग्स will be known by you after reading the next chapter। यानी आपका जो ये तो बस आपके लिए एक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि कैसे घटना शुरू हुई। तो पहला काम क्या हुआ था, पेरिस में अफवाह फैला, लोगों ने समझा राजा आदेश दे देगा कि लोगों के ऊपर गोली चला दी जाए, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बेस्टाइल का जो फोर्ट था, प्रिजन, उसको तोड़ डाला, कैदियों को आजाद कर दिया, कमांडर उसका मारा गया, और इस तरह से एक पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हो गई। अब आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसका मैं थोड़ा सा पोर्शन अभी पढ़ा रहा हूं आपको। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप जानो कि पूरा हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री को रट्टा नहीं मारना चाहिए, उसको समझना चाहिए। लोग भूल क्या करते हैं, तथ्य को नहीं समझते, सिर्फ डेट याद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। डेट याद ना करो, डेट बहुत मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जो उसका आउटकम है, जो उसके बेनिफिट्स हैं। आप इतिहास के बारे में याद करेंगे, आपके दादा का जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था, ये महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण क्या है कि आपके दादा ने कैसे आपके घर के लिए एक फाउंडेशन तैयार किया, उन्होंने कैसा संघर्ष किया, ये इतिहास है। और उनके संघर्ष से आप सीख कर आगे कुछ कर सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ने का मकसद यही होता है। आप देखो यहाँ देता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। स्टार्टिंग का बस आपको पार्ट पढ़ाऊंगा। देखो इन 1774 1774 में लुई 16 ऑफ बॉर्न फैमिली ऑफ किंग्स ascended throne of France, यानी बॉर्बन फैमिली का ये जो राजा था, इसने फ्रांस की गद्दी पे बैठा, गद्दी पे आसीन हुआ। हुआ क्या आखिर? He was 20 years old, वो करीब 20 साल का था, 20 वर्षीय था। एंड married to Austrian princess Mary Antoinette, और उसकी जो शादी हुई थी एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसका नाम था मैरी एंटोनिटी। Upon his accession, the new king found an empty treasure. जब उसने क्या किया, जब उसका राज्यारोहण हुआ, जब वो गद्दी पे बैठा, तो उसने पाया कि ये तो पूरी तरह से खजाना से खाली है, खजाना तो है ही नहीं। ठीक है, तो राजा तब तक राजा नहीं है जब तक कि उसके पास पूरा भरपूर खजाना न हो। उसने पाया कि अरे खजाना ही नहीं है उसके पास, तो करे क्या? ये सारी चीजें उसी के पीछे हैं। और अच्छा, खजाने का क्या मैटर था, आपको इसके पीछे लेकर के चलता हूँ। आप देखो, इसके दादा का नाम था लुई 14, 14वां लुई। इसने क्या किया था, एक बहुत बड़ा शीश महल बनवाया था। इतना बड़ा महल उसने बनवाया, और उसके जो काम करने वाले इतने थे कि उसके खर्च वहन किया नहीं जा सकता था। जब लुई 16 गद्दी पे बैठा तो उसने देखा कि यार यह खजाना पूरी तरह से खाली है। ठीक है, और इतना खाली हो चुका है कि अब कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। yes. आप लोग ठीक है, तो इन्होंने देखा कि खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब देखो, लॉन्ग इयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत लंबे समय तक जो युद्ध होता था, अच्छा युद्ध किससे हुआ? तो इंग्लैंड से इनकी कंटिन्यूटी में युद्ध होता रहता था, इंग्लैंड से इनकी लड़ाई चल रही थी। लॉन्ग इयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। ठीक है, इसने क्या किया, फ्रांस के जो खजाने को पूरी तरह से, जो इनके रिसोर्सेस थे फाइनेंशियल वित्तीय रिसोर्स, इसको पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया। ड्रेन का मतलब होता है खत्म कर देना, बहा देना, यानी धीरे धीरे निकास हो गया था पूरी तरह से। एडेड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। और एडेड टू दिस, इसमें और क्या जुड़ा हुआ था, was the cost of maintaining an extravagant court। एक बहुत फिजूल खर्च यानी कोर्ट था। ठीक है, ये कोर्ट जो था, इसकी यानी कोर्ट का मतलब होता है राज दरबार। ठीक है, इस राज दरबार का जो खर्च था एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज, यानी वर्सली में, ये वर्सलीज में ये जो है एक पैलेस था, इमेंस भव्य जो पैलेस था उसमें। तो ये क्या कहता था, इसके खर्च को वहन करना मुश्किल हो गया इनके लिए। ठीक है, अब इनके खर्च जो है इनसे बर्दाश्त से बाहर थे। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। उस समय जो ब्रिटेन था,
इन दोनों का शत्रु था। किसका भी? फ्रांस का भी और अमेरिका का भी। तो लुईस 16 ने क्या किया था? मदद किया था। फ्रांस हेल्प दी 13 अमेरिकन कॉलोनीज, 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, उनको मदद किया था टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, उनकी आजादी को प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम द कॉमन एनिमी। यानी उनके दो शत्रु जो है समान थे, एक ही शत्रु था, ब्रिटेन। द वार एडेड मोर देन अ बिलियन लीवर्स टू अडेप्ट। इसने क्या किया? कर्ज में बढ़ोतरी कर दी, करीब 1 बिलियन लीवर्स। लीवर्स जो करेंसी का नाम है, नीचे देखिएगा न्यू वर्ड से येलो रंग का दिया हुआ है आपके पेज में, राइट साइड में देखिएगा। लीवर्स यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, ठीक है, डिसकंटिन्यूड इन 1794, 1794 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इतना जो कर्ज जो है ये फ्रांस पे लद गया, दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स, करीब करीब 2 बिलियन लीवर्स और भी बढ़ चुका था। यानी फ्रांस पे बहुत कर्ज लदा हुआ था। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, वो जो कर्ज देने वाले, लेंडर का मतलब होते हैं देनदार, ठीक है, जो कर्ज देते थे स्टेट को, नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। उन्होंने क्या किया? 10% इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. इसलिए जो फ्रेंच की गवर्नमेंट जो थी, फ्रांस की सरकार, was obliged, ये आभारी थी, to spend, क्या करे? खर्च करे, increasing percentage of its budget, यानी अपने बजट का, ठीक है, बढ़ा हुआ हिस्सा वो खर्च करे ऑन इंटरेस्ट पेमेंट से, कि वो इंटरेस्ट पे पेमेंट कर सके। समझ में आ रहा है ना? तो पेमेंट करने का एक तरीका यही था, यानी बजट का अधिकांश हिस्सा कर्ज को चुकाने में जा रहा था, ठीक है। क्यों कर्ज था? तो इस कर्ज के बहुत सारे कारण है। एक कर्ज का कारण था वर्साई में पैलेस था, वो पैलेस बहुत खर्चीला था, दरबार के खर्च नहीं संभलते थे। उसके बाद पहले ही से पूरी तरह से खजाना खाली था, और उसके बाद क्या हुआ? वो इंग्लैंड से कंटिन्यू इनका युद्ध चल रहा था। युद्ध ने क्या किया? इनके खर्च को बढ़ाया हुआ था। और क्या हुआ? इन्होंने लुईस 16 ने मदद कर दिया 13 जो अमेरिकन कॉलोनी आजाद होने में। तो और क्या किया था? इन्होंने लेंडर्स से कर्ज लिया था। कितना? लेंडर्स ने 10% चार्ज करना शुरू किया। 10% का मतलब समझते हैं? अगर 100 रुपया आपने लिया तो 10 रुपया आपको देना पड़ेगा अगले महीने, 110 रुपया। यानी साल भर में ये 120 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी मूल से आपका बढ़ जाएगा। आपको 100 रुपया और 120 रुपया इंटरेस्ट का दोनों को मिला करके देना होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से चार्ज कर दिया तो और ज्यादा हो गया। ये बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करें? लास्ट लाइन है, मैं भी आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। बस इतना आपको पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, यानी अपने जो लगातार होने वाले खर्च उनको प्राप्त करने के लिए, जैसे सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, एक पूरी सेना को मेंटेन करना, उनकी व्यवस्था करना बहुत आसान नहीं होता। उनको वेतन देना है, खाना पीना, रहने, यानी हर तरह की सुविधा देना है, तब न सेना रहेगी, तब न लड़ पाएगी। तो इन सबको, और दूसरा द कोर्ट, उसके बाद कोर्ट में अधिकारी हैं, सेनापति हैं, मंत्री हैं, इन सब का जो है खर्च होता है, इनको भी सैलरी देनी होती है। रनिंग गवर्नमेंट, सरकार को चलाने के लिए ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, इनके खर्च होते हैं। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, इसलिए वो राज्य बद्ध था कि वो क्या करे, टैक्स को बढ़ा दे। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारा खर्च वहन नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे?
हम कहेंगे कि अब हमारा फी जो है ना, इतने से काम नहीं चल रहा है, अब आपको 5 गुना फी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। मैं आपसे 5 गुना नहीं लिखने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा था। ठीक है, तो ये आपको देखो, ये था कंडीशन। लुइस 16 मजबूर था और टैक्सेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कल बाकी का हिस्सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ जाइएगा। सी यू अगेन टुमारो। गुड बाय। सर 1 मिनट रुक जाइए। बाय सर। हाँ बोलिए, रुके हुए हैं कुछ पूछना है आपसे। तो पूछ लीजिए ना। अरे पूछने के लिए गायब हो गई। यही पढ़ो। सर आप 11th का क्लास चलाते हैं? हाँ 11th का भी चलाते हैं। तो सर मतलब कितना स्टूडेंट्स है उसमें? हाँ, स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट से अभी कुछ आते हैं, कुछ अभी नहीं आते हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, जिन्हें पढ़ना होता है ना रेगुलरिटी में, वो पढ़ते हैं। सर इंग्लिश का जो बुक है उन लोगों में वो पढ़ाते हैं? हाँ हाँ पढ़ाते हैं। सलोनी और इन लोगों ने तो पढ़ा ही था। ठीक है, आजकल वो 12th में है, 12th की बुक्स पढ़ते हैं। 11th का यस सर। पढ़ना होगा तो 11th में पढ़ाऊंगा। किससे पढ़ना है? सर मेरी दीदी पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, जब उनको पढ़ना होगा तो बताना, मैं टाइमिंग बता दूंगा। ओके सर। अभी क्लास एक 9 बजे चल रहा है, उस समय इंग्लिश के कुछ कोर्सेज बताए जा रहे हैं। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप अपने सिस्टर को बताइएगा तो ज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके सर। ओके, सी ओके यू सर। अगेन टुमारो। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।